समानता या असमानता, यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशंस का सच। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय परिसर में सुबह का दृश्य लगभग एक जैसा होता है। छात्र अपने बैग के साथ कक्षाओं की ओर बढ़ते हुए, किसी के मन में सपने, किसी के मन में दबाव और किसी के मन में एक अनकहा डर। डर भेदभाव का, डर अन्याय का, डर अवसर छिन जाने का। लेकिन एक और डर भी है, डर आरोप का, डर गलत व्याख्या का, डर बिना सुनवाई के निर्णय का। 2026 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस जारी किए तो यही दो डर आमने सामने खड़े हो गए। यह केवल एक प्रशासनिक नियम नहीं था, यह भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य, समानता और न्याय की परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह था। आज हम इस पूरे विवाद को गहराई से, तथ्यों के साथ, संवैधानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1, यूजीसी, इतिहास और भूमिका। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत हुई। उस समय भारत स्वतंत्रता के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा था। यूजीसी का उद्देश्य था देश भर की विश्वविद्यालय प्रणाली में एकरूपता लाना, मानकों को बनाए रखना और उच्च शिक्षा को संस्थागत समर्थन देना। आज भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 40 शून्य से अधिक कॉलेज हैं। इनमें से अधिकांश सीधे या परोक्ष रूप से यूजीसी के नियामक ढांचे से जुड़े हैं। यूजीसी न केवल मान्यता देता है बल्कि नेट परीक्षा आयोजित करता है, विश्व का फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है, पीएचडी नियम तय करता है, ग्रांट वितरित करता है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब यूजीसी विवाद में आया हो। नेट परीक्षा पैटर्न बदलाव, पीएचडी प्रवेश मानदंडों में संशोधन और फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान को लेकर भी बहस होती रही है। परंतु 2026 का विवाद अलग था क्योंकि यह सीधे समानता शब्द से जुड़ा था। अध्याय 2, 2026 इक्विटी रेगुलेशंस। क्या बदला? जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया ढांचा प्रस्तुत किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका घोषित उद्देश्य था कैंपस में जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म और अन्य पहचान आधारित भेदभाव को रोकना। नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य, इक्विटी कमेटी का गठन, 24 सेल 7 हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग स्क्वाड्स, संस्थानों को रिपोर्टिंग तंत्र मजबूत करना था। यूजीसी को अनुपालन न होने पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया। यह 2012 की पुरानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन से अधिक सख्त था। कागज पर यह एक संस्थागत सुरक्षा कवच जैसा दिखता था, लेकिन असली प्रश्न था, क्या यह ढांचा संतुलित है? अध्याय 3, आलोचना और विवाद। विवाद 3 प्रमुख स्तरों पर उभरा। पहला, भाषा और परिभाषा। आलोचकों ने कहा कि नियमों की भाषा व्यापक और अस्पष्ट है। भेदभाव की परिभाषा कई परिस्थितियों में व्याख्या पर निर्भर हो सकती है। दूसरा, दुरुपयोग की आशंका। कुछ शिक्षाविदों ने प्रश्न उठाया कि यदि झूठी शिकायतें आती हैं तो क्या स्पष्ट दंड प्रावधान है? क्या आरोपित व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई मिलेगी? तीसरा, श्रेणी आधारित समावेशन का मुद्दा। कुछ समूहों ने आरोप लगाया कि नियम कुछ सामाजिक श्रेणियों पर केंद्रित है, जबकि अन्य छात्रों के लिए समान शिकायत मंच स्पष्ट नहीं है। यहां बहस सामाजिक न्याय बनाम प्रक्रियात्मक न्याय में बदल गई। अध्याय 4, कानूनी आयाम। मामला अंततः देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कई याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य संवैधानिक प्रश्न थे: अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता; अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध; अनुच्छेद 21, जीवन और गरिमा का अधिकार। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने संकेत दिया कि नियमों की भाषा स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। यह रोक अंतिम निर्णय नहीं थी, लेकिन इसने बहस को गंभीर बना दिया। अध्याय 5, समर्थकों की दृष्टि, समर्थकों का तर्क है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक भेदभाव एक वास्तविकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। कैंपस में उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि यदि मजबूत तंत्र न हो तो शिकायतें दब जाती हैं। समान अवसर केवल घोषणा से नहीं, संरचना से आता है। उनके अनुसार यह नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है। अध्याय 6, आलोचकों की दृष्टि। आलोचकों का कहना है संस्थागत शक्ति संतुलित होनी चाहिए।
यदि समितियों को अत्यधिक अधिकार दिए जाते हैं तो अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। कुछ शिक्षकों ने कहा कि अकादमिक मूल्यांकन को शिकायत आधारित विवाद से अलग रखना चाहिए, अन्यथा मेरिट और अनुशासन पर प्रभाव पड़ सकता है। यहां बहस सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बन गई। अध्याय 7 अंतरराष्ट्रीय तुलना। अमेरिका और ब्रिटेन में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क मौजूद हैं। अमेरिका में टाइटल 9 और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसेज काम करते हैं, लेकिन वहां स्पष्ट जांच प्रक्रिया और अपील व्यवस्था भी अनिवार्य है। ब्रिटेन में इक्वालिटी एक्ट 2010 के तहत विश्वविद्यालय जवाबदेह हैं, परंतु जांच प्रक्रिया पारदर्शी और बहुस्तरीय है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का मॉडल यदि लागू होता है तो उसे भी स्पष्ट प्रक्रियात्मक संतुलन की आवश्यकता होगी। अध्याय 8 नीति स्तरीय ट्रेड ऑफ। यह विवाद केवल एक नियम का नहीं है, यह नीति निर्माण की जटिलता का उदाहरण है। समानता बनाम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, संस्थागत जवाबदेही बनाम अकादमिक स्वतंत्रता, सुरक्षा बनाम विधिक प्रक्रिया। हर नीति में संतुलन खोजना कठिन होता है। अध्याय 9 संभावित भविष्य। 3 संभावनाएं हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट नियमों को बरकरार रखता है तो संशोधित भाषा के साथ लागू हो सकते हैं। यदि कोर्ट संशोधन का निर्देश देता है तो नया ड्राफ्ट आएगा। यदि नियम रद्द होते हैं तो पुराना 2012 ढांचा जारी रहेगा। निष्कर्ष, भारत की शिक्षा केवल पाठ्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक संरचना का दर्पण है। समानता का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन समानता लागू करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी 2026 विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम न्याय और निष्पक्षता के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? और शायद असली सवाल यह है, क्या कानून समाज को बदलता है या समाज कानून को आकार देता है? यदि यह विश्लेषण आपको सार्थक लगा तो इस विषय पर अपनी राय अवश्य साझा करें। संवाद ही लोकतंत्र की शक्ति है।